Yes, my dear students, very good morning to all. I hope you all are well at your home. Okay, beta, students, we had done in the previous lecture, in the previous week, first law of the motion, first law of motion, and second law of motion. What was the first law of the motion? इसमें हमने बेटा ये किया था कि जब तक हम किसी ऑब्जेक्ट को या जब तक हम किसी ऑब्जेक्ट पे जिसके पास मास है फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे एक्सटर्नल, मतलब खुद से बाहर से कोई फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, तब तक वो ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट को, दैट मींस रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहेगा. It cannot change its state up to we will apply external force on it. Okay? कि जब तक हम उसके ऊपर external force नहीं लगाएंगे, until we apply external force on it, तब तक वो अपनी state को change नहीं करेगा. Simple. Second law of motion क्या था basically? हाँ, एक और point कि first law of motion में हमने बहुत important point किया था कि ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो उनकी स्टेट को चेंज नहीं होने देती. तो आंसर है वो प्रॉपर्टी है इनर्शिया. और ये किसकी प्रॉपर्टी है? तो आंसर है इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मास. ठीक है, किसने इस फिनोमिना को किसने इन्वेंट किया था? तो आंसर है न्यूटन ने नहीं बताया था, ये फिनोमिना बताया था गैलीलियो ने. ओके, तो ये था हमारा बेटा फर्स्ट लॉ. फिर हमने सेकंड लॉ किया था. तो सेकंड लॉ में बेटा हमने ये किया था कि जो सेकंड लॉ है इट इज जस्ट द मेजरमेंट ऑफ चेंज इन मोमेंटम. व्हाट वाज द मोमेंटम? ये भी हमने लास्ट टाइम किया है कि मोमेंटम क्या है. तो मोमेंटम की अगर हम बात करें बेटा तो मोमेंटम को p से हम रिप्रेजेंट करते थे, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. ओके, तो दैट इज द mv. ये था बेटा हमारा मोमेंटम. SI यूनिट क्या था मोमेंटम का? मास मींस kg, वेलोसिटी मींस मीटर पर सेकंड. तो ये हमारा SI यूनिट का मोमेंटम था. तो चेंज इन मोमेंटम को जो मेजर करते थे हम किसकी हेल्प लेते थे? सेकंड लॉ की. चेंज का मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द चेंज? चेंज का मतलब बेटा मैं तुम्हें बहुत बार समझा चुका हूं, फाइनल माइनस इनिशियल वैल्यू. ठीक है ना. तो अब जो मोमेंटम में चेंज आता था, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और वो हम कहते थे कि उतना ही चेंज आएगा जितना तुम फोर्स लगाओगे. कम फोर्स लगाओगे तो मोमेंटम कम चेंज होगा, ज्यादा फोर्स लगाओगे तो मोमेंटम ज्यादा चेंज होगा. व्हाट इज द मोमेंटम? मोमेंटम इज द जस्ट प्रोडक्ट ऑफ मास एंड द वेलोसिटी. व्हाट इज मीनिंग कि अगर मास हमारे पास कांस्टेंट है तो वेलोसिटी पे मोमेंटम डिपेंड कर रहा है, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो मास पे डिपेंड कर रहा है. ठीक है, तो ये था बेटा. और इसको हमने लिखा कैसे था बेटा? F इज जस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम. ठीक है ना. तो इसको बोलते क्या है? रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम. क्लियर है बेटा यहाँ पे? इसी के साथ साथ हमने इसका एक अपडेटेड फॉर्म किया था कि फोर्स का हमने फॉर्मूला बनाया था, और फोर्स का जो फॉर्मूला बनाया था वो फोर्स का फॉर्मूले के लिए हमने डेरिवेशन की थी बेटा. वो क्या था फॉर्मूला? ध्यान से देखेंगे. F इज इक्वल टू m into a. आज की क्लास बेटा मैं इसी फॉर्मूले के ऊपर कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस की लेने वाला हूँ. बहुत छोटी सी क्लास और बहुत नॉलेजफुल क्लास है आज की, क्योंकि तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चंस के आज आंसर मिलने वाले हैं जो तुम्हें देखने में तो लगता है कि हाँ ऐसा हो रहा है, बट ये नहीं पता कि ऐसा क्यों हो रहा है. ठीक है, तो मैं उनके विद एक्सप्लेनेशन तुम्हें समझाता चला जाऊँगा, और वही क्वेश्चंस तुम्हें बेटा लर्न करने होते हैं. वो कंसेप्चुअल लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं और वो पेपर में आते हैं क्वेश्चंस. ठीक है बेटा, तो बस हमें आज इस फॉर्मूले के ऊपर थोड़ा सा वर्क करना है. तो आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग, नॉलेजफुल और शॉर्ट क्लास है. तो बेटा इस बार मैं ये सोच रहा हूँ कि एट द लास्ट डे एट वेडनेसडे अगर हमारा ये कवर अप हो जाता है तो वेडनेसडे को मैं तुम्हारा डेरिवेशंस का टेस्ट रखूंगा बेटा, क्योंकि कल भी मुझे एक डेरिवेशन करवानी है और एक डेरिवेशन पहले थी. ठीक है, ये फिर टेस्ट तुम्हारे इंटरनल असेसमेंट में ऐड हो जाते हैं. ठीक है, तो दैट इज द बेस्ट मेथड कि तुम्हारा रिवीजन हो जाएगी डेरिवेशन की, और हमें असेसमेंट लगाने के लिए कुछ टेस्ट मिल जाएगा. ठीक है ना, इवैल्यूएट करेंगे हम आपको.
एक डेरिवेशन हम कर चुके हैं, तो उसकी प्रैक्टिस अपना उसकी जो भी तुम्हें रिवीजन करनी है, जो प्रैक्टिस करनी है, वो प्रॉपर करके रखें। पेंडिंग नहीं रहना चाहिए बेटा तुम्हारा तो किसी भी टाइप से। ओके, तो ठीक है बेटा, पहले मैं तुम्हें फॉर्मूले से रिलेटेड कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन बता। बेटा हमें एक पॉइंट पता है कि एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है v माइनस यू बाई में t, यही होता है एक्सेलरेशन। ओके, और अब जो हमने फॉर्मूला किया है वो किया है F इज इक्वल टू m इंटू a मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन की इस फॉर्मूले को अगर मैं पुट अप कर दूं, मास v माइनस यू डिवाइडेड बाय t, तो बेटा ध्यान से समझो इसको, बहुत ध्यान से समझो। मैं तुम्हें एक पॉइंट पहले बताया था, मैं दोबारा से उस चीज को मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि अगर कोई क्वांटिटी हमारी क्वांटिटी के सामने लिखी जाती है जैसे ये, तो इसका मतलब है कि ये क्वांटिटी इस क्वांटिटी पर डायरेक्टली डिपेंड है। जैसा चेंज इसमें करोगे वैसा चेंज इसमें आ जाएगा, इसे कम करोगे ये कम हो जाएगी, इसे ज्यादा करोगे ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। और अगर कोई क्वांटिटी इन द केस हमारी क्वांटिटी के सामने नहीं डिवाइड में लिख दी जाए, जैसे यहाँ लिखी हुई है t, ठीक है ना, तो f के सामने नहीं लिखा, सामने डिवाइड में लिखा, तो इसको बोलते हैं बेटा इनवर्सली, दैट इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि जैसा चेंज इसमें करोगे इसका उल्टा चेंज यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर तुम इसे इंक्रीज करोगे तो ये डिक्रीज होगा, ठीक है, उल्टा इनवर्स चेंज है। अगर इसको इंक्रीज करोगे तो ये डिक्रीज हो जाएगा, इसको डिक्रीज कर दोगे तो ये इंक्रीज हो जाएगा। अब बेटा ये फोर्स है, दिस इज द फोर्स, ठीक है। हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देख पा रहे हैं, अगर मैं इस फॉर्मूले में एक्सेलरेशन को प्रॉपर फॉर्मूले को पुट कर दूं एक्सेलरेशन के, और इस फॉर्मूले को ऐसे लिख दूं इस स्टाइल में, इसको हम बोलते हैं इंपल्स भी बोलते हैं, इंपल्स, ठीक है। तो बेटा अब यहाँ पर ध्यान से देखना कि फोर्स जो है टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। इन दिस केस अगर तुम टाइम को इंक्रीज कर दोगे तो फोर्स अपने आप डिक्रीज हो जाएगा, और अगर तुम टाइम को डिक्रीज कर दोगे तो फोर्स इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये टाइम तुमने कम या ज्यादा करना कब है, मेन कंसेप्ट ये है। ये तो नहीं है कि टाइम को कम कर दिया, कब टाइम को कम या ज्यादा करना है। तो हम कहेंगे, देखो यहाँ पर देखो, अपने सेकंड लॉ की बात कर रहे हैं, क्योंकि दिस इज द आल्सो सेकंड लॉ ना, ये मैथमेटिक कैलकुलेशन की सेकंड लॉ की, ठीक है। तो अगर मैं सेकंड लॉ की बात करता हूँ तो बेटा फोर्स जो डायरेक्टली डिपेंड होता है वो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, चेंज यहाँ पर देखो, चेंज इन मोमेंटम, कि जब मोमेंटम में चेंज आ रहा है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब ध्यान से समझना इस पॉइंट को, मोमेंटम में चेंज आने का मतलब क्या है। मोमेंटम में चेंज आना है कि किसी ऑब्जेक्ट की, देखो ऑब्जेक्ट का मास चेंज नहीं हो सकता। मेरे पास एक बॉल है, ठीक है, उस बॉल की मैं स्पीड ज्यादा कर दूं या कम कर दूं, स्पीड ज्यादा या कम करने से मास चेंज नहीं होगा। कोई कार है, कार फास्ट मूव कर रही है या स्लो मूव कर रही है, बट उसका मास चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। 99% मास चेंज नहीं किया जाता ऑब्जेक्ट का, नहीं हो पाता है। हाँ, हम उसकी वेलोसिटीज को चेंज करते हैं। जब हम किसी चीज की वेलोसिटीज को चेंज करते हैं तो उसके मोमेंटम में चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है। अब मैं किसी के मोमेंटम को चेंज करने के लिए क्या करता हूँ, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज कर देता हूँ। जब मैं वेलोसिटी चेंज करता हूँ तो इसका मतलब मैंने वेलोसिटी को कैसे चेंज किया होगा, तो आंसर है धक्का लगा के चेंज किया होगा। अगर मैंने धक्का सेम डायरेक्शन में लगाया होगा, आई मीन टू से फोर्स, अगर मैंने फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट लगाया होगा तो उसकी स्पीड बढ़ गई होगी, वेलोसिटी बढ़ गई होगी। अगर मैंने अपना फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाया होगा ऑब्जेक्ट की मूवमेंट से, उसकी स्पीड कम हो गई होगी। तो सिंपल है कि अगर वेलोसिटी बढ़ानी है या कम करनी है, वी हैव टू अप्लाई फोर्स, हमें फोर्स लगाना पड़ेगा। ज्यादा फोर्स लगाएंगे ज्यादा वेलोसिटी में चेंजेस आएंगे, जितने वेलोसिटी में ज्यादा चेंजेस आएंगे दैट मींस मोमेंटम उतना ज्यादा चेंज हो रहा है, दैट मींस मोमेंटम को चेंज करने के लिए हम फोर्स को चेक कर रहे हैं। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि मैं कितने टाइम में कितना मोमेंटम चेंज कर देता हूँ। तो अपने माइंड में एक कंसेप्ट को फिक्स करो बेटा। क्या कंसेप्ट तुमने फिक्स करना है, तुमने ये सोचना है अपने माइंड में कि हमने मोमेंटम को चेंज करना है। मोमेंटम को चेंज कब कर सकते हैं, जब वेलोसिटी चेंज होती है। तो तुम्हें अपना निशाना कहाँ पे रखना है, वेलोसिटी पे, मतलब वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करोगे तुम कि कब ऑब्जेक्ट अपनी वेलोसिटी बदल रहा है, ठीक है।
अब वो जो वेलोसिटी बदल रहा है वो कितनी देर में बदल रहा है, पॉइंट समझ आ रहा है? तो इस चीज को तुम्हें ऑब्जर्व करना है, तुम्हें सिर्फ ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज होने को देखते रहना है और ये देखना है कि उसकी जो वेलोसिटी चेंज हुई है वो कितनी देर में चेंज हुई है, कितने टाइम में चेंज हुई है, और उस टाइम के अकॉर्डिंग हम अपने आंसर्स यहाँ पर देंगे। ठीक है, अब देखो एग्जांपल लेते हैं। हाँ, तुम्हारा टारगेट, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, टारगेट है तुमने वेलोसिटी पे ध्यान देना, ऑब्जेक्ट अपनी वेलोसिटी को कैसे चेंज करता है। क्यों? वेलोसिटी चेंज होगी तो तुम मोमेंटम के चेंज को देख पाओगे, क्योंकि वेलोसिटी और मोमेंटम का चेंज एक ही होता है, समझ रहे हो ना? क्योंकि जब तक वेलोसिटी चेंज नहीं करोगे मोमेंटम चेंज नहीं होगा। ओके, तो मैंने तुम्हें ये समझा दिया, तुम्हारा टारगेट है चेंज इन वेलोसिटी को ऑब्जर्व करना। फॉर एग्जांपल, बहुत कॉमन एग्जांपल है, बहुत आने वाला क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो जैसे जो फील्डर्स होते हैं, ठीक है, जब वो एक बॉल को कैच करते हैं, फील्डर्स जब बॉल को कैच करते हैं तो वो अपने हैंड्स को बैकवर्ड डायरेक्शन में ड्रैग करते हैं, खींचते हैं, पीछे की तरफ खींचते हैं। क्यों? कभी भी देखा होगा ना, क्रिकेट सब देखते होंगे, तो जो फील्डर्स हैं जब बॉल को कैच कर रहे होते हैं तो वो कैच करके हाथ को ऐसे स्टिल नहीं करते, वो ऐसे करते हैं हाथ को। ठीक है, तो दैट इज अ साइंस। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसे ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आज हमें मिलने वाले हैं, आंसर्स मिलने वाले हैं क्वेश्चंस के। जैसे हमारे व्हीकल्स में शॉकर्स क्यों लगे हुए हैं? ठीक है, कभी तुमने मार्केट से क्रॉकरी परचेज की होगी या ऐसा कोई मटेरियल परचेज किया होगा जिसका टूटने का डर होता है, तो हमने देखा है कि उस मटेरियल को क्या किया जाता है, या तो न्यूज़पेपर में रैप कर देते हैं, ठीक है, फोम में रैप कर देते हैं, मतलब इस टाइप से हम उसे न्यूज़पेपर में या थर्माकोल्स में फोम के अंदर क्यों उसकी पैकिंग करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस के आंसर आज मिलने वाले हैं। शॉकर्स क्या काम करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस के आंसर मिलने वाले हैं। अगर मैं एकदम से नीचे की तरफ जंप कर जाता हूँ, मान लो किसी मैंने हाई बिल्डिंग से जंप कर दिया, और अगर मैं हार्ड सरफेस पे जंप करता हूँ तो मे बी मुझे कोई इंजरी हो जाए, और अगर मैं कोई सॉफ्ट सरफेस पे कोई लाइक नीचे कुछ हमने सॉफ्ट किया हुआ है, सॉफ्ट सरफेस है नीचे, तो मैट्रेस है नीचे या कुछ भी है, सॉफ्ट है बट ठीक है, तो उस पर मुझे डर नहीं लगता, मैं एकदम कूद जाऊंगा, तो उस पर मुझे चोट क्यों नहीं लगती? तो इस टाइप के सारे लॉजिकल क्वेश्चन जिससे हमारे नॉलेज इंक्रीज होती है, तो वो बेटा तुम्हें सिर्फ इसी फॉर्मूले से मिल जाएंगे। ठीक है, और मैंने टारगेट तुम्हें बता दिया। टारगेट क्या है? तुमने वेलोसिटी चेंज होते हुए देखना है कि वेलोसिटी को चेंज होने में टाइम कम लग रहा है या ज्यादा, बस इतना तुम्हारा काम है। आंसर्स तुम्हें खुद पे खुद मिलेंगे, तुम कंसेप्ट्स को समझो। लर्निंग हम बाद में करेंगे। लर्निंग बाद में करने का मतलब है हमें रट्टेबाज नहीं बनना। ये नहीं है कि तुमने क्रैम कर लिया, रट्टा मार लिया और आंसर दे दिया, नहीं, तुम्हें कंसेप्ट समझना है। कंसेप्ट समझ आएगा तभी तुम आगे फर्दर क्लासेस में स्ट्रॉन्ग डिसीजंस ले पाओगे, स्ट्रॉन्गली आंसर्स कर पाओगे, बिकॉज योर बेस शुड बी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तुम्हारा बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ओके, तो बेटा आ जाते हैं फिर इधर क्वेश्चन पे। तो आंसर था कि फील्डर्स अपने हाथ को पीछे की तरफ क्यों ड्रैग करते हैं, खींचते हैं। तो आंसर है, देखो बॉल जब आ रही है तो उसके पास मास चेंज नहीं होगा, जो भी बॉल का मास है, ठीक है, उसकी वेलोसिटी बहुत हाई है। अगर बॉल की वेलोसिटी बहुत हाई है, ध्यान से समझना है मेरी बात को, और वो काफी वेलोसिटी से आ रही है, तुमने हाथों को ऐसे किया, बॉल यहाँ पर टकराएगी और कुछ ही नैनो सेकेंड्स में, मिली सेकेंड्स में, एक सेकेंड में भी नहीं, बहुत कम सेकेंड में उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। मतलब एक वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट आ रहा है और हाथ पे टकराते ही जीरो हो जाए, उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाए, तो कितना बड़ा मोमेंटम। मैंने कहा था ना, वेलोसिटी के चेंज को देखना है। ठीक है, बॉल बहुत हाई वेलोसिटी से आ रही है, हाथ पे टकराते ही वेलोसिटी जीरो, तो एकदम से वेलोसिटी में बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज आ गया। ठीक है, जैसे ही वेलोसिटी में एकदम से चेंज आया तो तुम समझ जाओ इसका मतलब एकदम मोमेंटम चेंज हुआ हो। अगर मोमेंटम चेंज हुआ होगा तो दैट मींस वहां पर मोमेंटम जब भी चेंज होता है तो दैट मींस बेटा फोर्स लगा होगा, और हमारे हाथ फोर्स लगाते हैं बॉल की स्पीड को रोकने के लिए, ऐसा ही होता है ना। तो दैट मींस अब जितना मोमेंटम ज्यादा चेंज होगा तो मतलब उतना ही फोर्स ज्यादा भी लगा होगा, समझना बात को। तो उस टाइम पे वो बॉल हमारे हाथ को बहुत स्ट्रांगली हिट करती है और इतना ज्यादा पेनफुल होता है ये मोमेंट। क्यों? क्योंकि बहुत कम टाइम में वेलोसिटी जीरो हो रही है, मतलब वेलोसिटी बहुत ज्यादा चेंज हो रही है। बॉल इतनी फास्ट आ रही थी, टकराती रुक गई, तो कितनी जल्दी उसकी वेलोसिटी चेंज हुई, एकदम से टकराई और जीरो। तो दैट मींस जितनी जल्दी वेलोसिटीज में चेंज आता है तो समझो उतना ही वो चीज पेनफुल होती है। ठीक है, उसके अंदर उतना ही फोर्स ज्यादा है। तो हम क्या कर सकते हैं, हमारा फॉर्मूला कहता है इफ यू वांट टू रिड्यूस योर फोर्स, अगर तुम अपने फोर्स को रिड्यूस करना चाहते हो, जस्ट इंक्रीज
टाइम। तो तुम क्या करो, जो ऊपर मोमेंटम चेंज हो रहा है, देखो दिस इज द चेंज इन द मोमेंटम बेसिकली। कोई समझ पा रहा है इस चीज को? व्हाट इज द फार्मूला ऑफ द मोमेंटम? m into v। वेरी गुड। तो दिस इज द चेंज इन द मोमेंटम mv minus mu, फाइनल माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। तो ये है हमारा फोर्स। तो हम कहते हैं कि ये जो चेंज इन मोमेंटम है, जितना ये देखो फोर्स के बिल्कुल सामने आ रहा है चेंज इन मोमेंटम, मतलब मोमेंट चेंज इन मोमेंटम पे जो फोर्स है वो डायरेक्टली डिपेंड है, ठीक है, टाइम पे वो इनवर्सली डिपेंड है। तो अगर बॉल एकदम से अपना मोमेंटम चेंज करेगी तो समझ जाओ कि बहुत ज्यादा फोर्स लगने वाला है। बट यू वांट टू रिड्यूस द फोर्स, कि तुम्हारे हाथ को कोई इंजरी ना हो, कोई उसको चोट ना लगे। तो फोर्स को रिड्यूस करने के लिए तुम मोमेंटम जो चेंज हो रहा है उसका टाइम बढ़ा देते हो, धीरे धीरे उस मोमेंटम को चेंज करते हो। तो जैसे ही तुम टाइम को इंक्रीज करोगे, ये इंक्रीज होगा तो ये डिक्रीज होगा, उल्टा इफेक्ट होगा ना, इनवर्सली। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, बॉल की स्पीड को एकदम से ऑन द इंस्टेंट चेंज नहीं करते, मतलब जीरो नहीं करते। हम क्या करते हैं, बॉल आएगी हाथ में, हम अपने हाथ को धीरे 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 पीछे लेकर जाएंगे। तो बॉल को जीरो होने में कुछ टाइम लग गया। अगर मैं अपने हाथ को पीछे नहीं लेकर जाऊंगा, ऐसे खड़ा रहूंगा, बॉल आएगी एकदम से जीरो हो जाएगी। तुमने ऑब्जर्व करना है वेलोसिटी कितनी जल्दी चेंज हुई है। जितनी जल्दी वेलोसिटी चेंज हो रही है मतलब उतना मोमेंटम ज्यादा चेंज हो रहा है, ठीक है। अगर मोमेंटम बहुत फास्ट चेंज हो रहा है तो दैट मींस बहुत ज्यादा फोर्स लगने वाला है। अगर तुम उस फोर्स को कम करना चाहते हो तो उस मोमेंटम के चेंज होने का टाइम थोड़ा सा बढ़ाओ, ठीक है, ये टाइम को इंक्रीज करो, फोर्स अपने आप रिड्यूस हो जाएगा। तो बॉल को मैंने ऐसे अपने हाथ को पीछे किया, तो मैंने बॉल को धीरे 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 जीरो वेलोसिटी पर लेकर आया, मतलब मोमेंटम को चेंज होने के लिए मैंने टाइम इंक्रीज कर दिया, टाइम बढ़ा दिया, फोर्स कम हो गया, मेरे हाथ को चोट नहीं लगेगी, लगेगी तो सही कम लगेगी, जिसको मैं बियर कर पाऊं। ओके, ऐसा ही कुछ होता है हमारे व्हीकल्स के शॉकर्स में भी। अब हम जो व्हीकल्स हैं, व्हीकल्स के नीचे जैसे कोई जर्क आता है, कोई खड्डा आ जाता है तो जर्क लगता है, झटका लगता है एकदम से। तो अगर वो शॉकर नहीं होगा तो जैसे ही वो झटका लगेगा एकदम वेलोसिटीज में चेंज आएगा। क्यों? तुम चल रहे हो, झटका आया, एकदम से तुम्हारी वेलोसिटी अप डाउन होती है, ठीक है। जैसे ही वेलोसिटी अप डाउन होती है तो मोमेंटम चेंज होते हैं। अब मोमेंटम को चेंज होने में टाइम ही नहीं लगेगा अगर शॉकर नहीं है, एकदम से झटका लगेगा, एकदम से तुम उछलोगे और एकदम से जीरो हो जाओगे। तो बहुत जल्दी चेंज आएगा तुम्हारे मोमेंटम में। मोमेंटम में अगर बहुत जल्दी चेंज आएगा तो दैट मींस तुम्हारी बॉडी पार्ट्स पे बहुत फोर्स लगने वाला है, ठीक है। हम उस फोर्स को कम करना चाहते हैं, हम टाइम बढ़ा देते हैं। हम क्या करते हैं, शॉकर लगा देते हैं, एब्जॉर्बर्स, शॉक एब्जॉर्बर्स भी बोलते हैं। ये क्या करेंगे, झटका लगेगा, कोई खड्डा आएगा तो पहले तो ये प्रेस होंगे, फिर ये रिलीज होंगे। ये टाइम बढ़ गया ना, प्रेस होना, रिलीज होना, ये क्या है, दिस इज इंक्रीजिंग टाइम। तो ये टाइम को इंक्रीज कर रहा है, तो टाइम इंक्रीज होने से क्या हो रहा है, फोर्स डिक्रीज हो रहा है। तुम उस झटके को आराम से सहन कर पा रहे हो, नहीं तो वो तुम उसको सहन ना कर पाओ, बेयर ना कर पाओ। समझ आ रहे हैं पॉइंट? और जैसे अब हम कोई क्रॉकरी लेकर आते हैं मार्केट से, वो ऐसे सॉफ्ट मटेरियल्स जो हमारे, ये लगा लो कि हमें पता है कि ये क्रैक हो सकते हैं, ब्रोक हो सकते हैं, तो उनको हम क्या करते हैं, रैप कर लेते हैं इन द न्यूज़पेपर, इन अ सॉफ्ट मटेरियल। तो कैसे रैप कर लेते हैं, क्यों? अगर उनके ऊपर कोई झटका लगेगा, कोई उनके अंदर वेलोसिटीज का चेंज आएगा, कोई उस पर चोट पहुंचाएगा, ठीक है, तो उसके जो पार्टिकल्स हैं उनके वेलोसिटीज का चेंज आएगा, तो हम क्या करते हैं, उनको पहले ऊपर कवर करते हैं, ठीक है। अगर कोई चोट पहुंचेगी, कोई फोर्स लगेगा तो पहले उस न्यूज़पेपर पे लगेगा, वो पहले प्रेस होगा, फिर ऐसे ऊपर होगा, तो दैट मींस टाइम कंज्यूम हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम पीरियड तुम बढ़ा दोगे, टाइम पीरियड बढ़ जाएगा तो उस फोर्स का इफेक्ट कम हो जाएगा और जो ऑब्जेक्ट है अंदर कांच का जो सामान है वो टूटने से बच जाएगा। फोम लगा देते हैं, थर्माकोल्स का यूज कर लेते हैं, सिर्फ किसी लिए कि अगर कोई झटका लगता है तो झटके लगने का जो टाइम है वो बढ़ जाना चाहिए, ठीक है। सिमिलरली अगर हम जंप कर जाते हैं, कोई हाइट से हम अगर जंप कर जाते हैं तो क्या होगा, अगर हम हार्ड सरफेस पे जंप करेंगे तो क्या होगा, देखो वही बॉल वाला केस है, एकदम से तुम्हारे बहुत हाई वेलोसिटी है, जैसे ही हार्ड सरफेस फर्श आएगा तुम टकराओगे और तुम्हारी वेलोसिटी हो जाएगी जीरो। तुम्हारी वेलोसिटी इतनी फास्ट वेलोसिटी एकदम से जीरो हो गई, तो मतलब वेलोसिटी के चेंजेस बहुत जल्दी हो गए। तो वेलोसिटी के चेंजेस अगर जल्दी हो गए तो मतलब मोमेंटम बहुत जल्दी चेंज हो गया तुम्हारी बॉडी का, मोमेंटम चेंज हो गया मतलब फोर्स बहुत ज्यादा लगेगा। इससे क्या हो सकता है, कोई स्फीयर इंजरी भी हो सकती है हमारे को, ठीक है। तो हम क्या चाहते हैं कि अगर मैं अपनी इस बॉडी की वेलोसिटी को जीरो होने में कुछ टाइम दे दूं, एकदम से टकराते ही जीरो ना हो जाए, टकराने के बाद कुछ टाइम लगे जीरो होने में, तो दैट मींस मैं इस फोर्स से बच जाऊंगा, मतलब लगेगा तो सही,
इतना लगेगा जिसको मैं सहन कर जाऊंगा। तो हम क्या करते हैं, नीचे गद्दा बिछा देंगे, मैट्रेस रख देंगे, ठीक है, या कोई नेट लगा देंगे नीचे कि जिसके अंदर हम जंप करते हैं, कूदते हैं, तो पहले वो नीचे जाएगा, फिर ऊपर आएगा, फिर नीचे जाएगा। तो डैट मींस ये क्या हुआ, टाइम इंक्रीज हो गया। टाइम इंक्रीज होने के कारण क्या होगा, फोर्स रिड्यूस हो जाएगा और तुम इजीली वहां पे जंप कर जाओगे बिना डरे। और नीचे अगर हार्ड सरफेस है तो तुम जंप नहीं कर पाओगे। क्यों, हार्ड सरफेस पे तुम्हारी बॉडी की वेलोसिटी एकदम जीरो हो जाएगी। तो बेटा कंसेप्ट को समझो कि मैंने तुम्हें कहा है सिर्फ तुमने वेलोसिटी के ऊपर फोकस रखना है कि वेलोसिटी कितनी जल्दी जल्दी चेंजेस आ रहे हैं वेलोसिटी में। जितनी जल्दी चेंजेस आ रहे हैं तो मतलब उतनी जल्दी मोमेंटम चेंज हो रहा है, और अगर मोमेंटम बहुत जल्दी चेंज हो रहा है तो फोर्स बहुत ज़्यादा लगा देगा तुम पे। तो उस फोर्स को कम करने के लिए मोमेंटम को चेंज होने में कुछ टाइम दो, टाइम इंक्रीज करो। तो टाइम इंक्रीज करने के बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स हैं जो मैंने तुम्हारे साथ डिस्कस किए, जैसे यूज ऑफ द थर्मोकोल, यूज ऑफ द न्यूज़पेपर इन रैपिंग और इन पैकिंग, or use of a net while we are jumping from the height, and drag our hands in the backward direction while catching the ball। तो इस टाइप के बेटा ये कुछ पॉइंट्स हैं जो इस फॉर्मूले पे बेस्ड हैं। आई होप यू गॉट मी टुडे वेरी वेल एंड यू आर क्लियर विद दिस कंसेप्ट्स, ओके। तो प्लीज़ इसको दोबारा से अच्छे से सुनो, इस कंसेप्ट को दोबारा से सुनो, स्ट्रॉन्ग बनाओ अपना ये कंसेप्ट कि अगर मैं फॉर्मूले में चेंजेस करता हूँ, चेंजेस भी नहीं है, सिर्फ एक ही वैल्यू को पुट किया गया है। तो हम देख रहे हैं कि ऊपर फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम आ रहा है, टाइम लेकिन डिवाइड में आ रहा है। तो इसका हमने यूज़ किया, टाइम बढ़ा दिया, फोर्स को रिड्यूस कर दिया। ठीक है बेटा, इतना तुम्हें अच्छे से समझ लेना है। तो इसके लिए बेटा मैं तुम्हें लिंक में कुछ क्वेश्चन सेंड कर रहा हूँ। तो क्या करो, डिस्क्रिप्शन में जाओ, यूट्यूब के जो वीडियो चल रही है उसके नीचे एरो लगा होगा, एरो को क्लिक करोगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ पे मैं लिख देता हूँ डाउनलोड क्वेश्चंस लिखा हुआ है, तो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस। तो वहाँ से तुम ये 3-4 जो क्वेश्चंस हैं मैंने वहाँ पे सेंड कर दिए, तुम्हें लिंक दे दिए, तो वहाँ से डाउनलोड करके लर्न करेंगे और नोट्स में उसको राइट डाउन करेंगे, ठीक है। तो बेटा इस टाइप की प्रैक्टिस करेंगे और अपनी जो फर्स्ट हमारी डेरिवेशन है, फर्स्ट डेरिवेशन की प्रैक्टिस तुम्हें करनी है। और अब मैं तुम्हें जो करवाऊंगा बेटा, नेक्स्ट जो लेक्चर जाने वाला है हमारा, वो कम्प्लीटली लेक्चर जाने वाला है बेटा थर्ड लॉ पे। थर्ड लॉ बहुत छोटा सा लॉ है, समझना बहुत मुश्किल है और बहुत आसान है। जिसको समझ आ जाए तो बहुत इजी है, जिसको समझ तो देखो वो सबको आता है, ठीक है। एक थर्ड लॉ ही ऐसा है कि हर बच्चे को पता होता है, लेकिन डीपली नहीं पता होता, उसके बीच में जो गहराई है उसकी, उस डेप्थ तक हमें जाना है। तो उस डेप्थ तक हम जाएंगे कल, उस लॉ को लेकर उस पर डिस्कशंस करेंगे, कल थर्ड लॉ करेंगे। तो थर्ड लॉ के बाद बेटा हमारी एक डेरिवेशन रह जाती है, फिर हम वो डेरिवेशन करेंगे, ठीक है। आई होप कि कल वो कंप्लीट हो जाएगी डेरिवेशन ऑफ थर्ड लॉ। इन द केस अगर वो रह गया तो फिर हम उसे वेडनेसडे को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। वो जो लास्ट डेरिवेशन मैं तुम्हें करवाऊंगा, वो लास्ट डेरिवेशन बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है, ऑफ दिस चैप्टर ऑल्सो। और जिस बच्चे ने आगे साइंस फील्ड को सिलेक्ट करना है, मेडिकल नॉन मेडिकल लेना है जिसने, तो उसको ये डेरिवेशन फिर +1 में भी करनी पड़ती है। मतलब इतनी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, एज इट इज ही ये डेरिवेशन +1 में भी आती है। तो 9th और +1 की कॉमन डेरिवेशन है ये। तो समझो तुम कल जब भी हम ये डेरिवेशन करेंगे तो +1 लेवल की डेरिवेशन तुम करोगे, और है बहुत ईजी, बहुत इंपॉर्टेंट। और उस डेरिवेशन में जो फॉर्मूला तुम्हें मिलेगा, हम 80% अपने न्यूमेरिकल्स में वही फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो बहुत अच्छे से समझना कल की क्लास को और डेरिवेशन को। और डेरिवेशन है 10% चांसेस हैं कि वो शायद वेडनेसडे को हो, बट फिर भी ट्राई करेंगे कैसे टाइम मैनेज होता है। तो बेटा ये करो, और फटाफट से अभी टाइम है तुम्हारे पास पीरियड ओवर होने में, फटाफट से डाउनलोड करके लिंक अपने क्वेश्चन राइट डाउन कर लो, ठीक है बेटा। ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।